है ना। विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। पहले क्या, विविध विषयों पर, तो सबसे पहले विविध विषयों मतलब क्या। दूसरा क्या है, विषय पर ही केंद्रित रहना। तीसरा क्या है, विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना। चौथा क्या है, संक्षेप में। पांचवा क्या है, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति। पांचों के बारे में बारी बारी से हम लोग देखेंगे, ठीक है। चले आगे। पहला क्या था, विविध विषयों, मल्टीपल टॉपिक्स। विविध विषयों पर निबंध, यही है ना, लिखना होगा। यानी क्या हुआ, ये विषय की विविधता, कहीं से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विषय की विविधता, मल्टीपल टॉपिक्स। अब लेखक जब निबंध लिखता है तो लिखने की शैली जो होती है, रचना शैली, उसके आधार पर कई विषय हो सकते हैं, जैसे वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, संस्मरणात्मक वगैरह वगैरह, ठीक है। विषय की दृष्टि से, विवेच्य विषय की दृष्टि से जो निबंध है मुख्यतः दो तरह के होते हैं। इसी के बारे में हम बात करेंगे, इसी को विस्तार से पढ़ाते हैं। दो तरह के होंगे, एक मूर्त, दूसरा अमूर्त। अब इसको समझना कि दोनों में अंतर क्या है, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त को अंग्रेजी में कहा जाता है कंक्रीट, क्या कहा जाता है, और अमूर्त को एब्स्ट्रैक्ट। तो चलिए बांटते हैं। ये दोनों चिंतन साथ साथ चलते रहता है। मूर्त चिंतन जो है, अमूर्त चिंतन, वो साथ साथ भी चल सकता है, लेकिन अमूर्त चिंतन विशुद्ध रूप से कल्पना पर आधारित होता है, मानसिक जगत पर आधारित। अब उदाहरण बताए थे, जैसे किसी भिक्षुक को हमने देखा, आपने देखा, तो भिक्षुक को देखकर विचार आया, वो मूर्त चिंतन हो गया, ठीक है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से आपने जो अनुभव किया वो क्या हो गया, मूर्त। और जो कल्पना में है, मस्तिष्क में है, विचारों में है, वो अमूर्त। जैसे भिक्षुक को देखा, मूर्त, सोचा, और जब वह चला गया तो भिक्षावृत्ति क्यों है भारत में, कारण क्या है, परिणाम क्या है, समाधान क्या है, सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है, ठीक है। यूएनओ ने अपने चार्टर में कुछ कहा है भिक्षावृत्ति के बारे में। ये व्यक्तिगत स्तर पर इसकी समस्या है, ये सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, नैतिक समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है या अंतरराष्ट्रीय समस्या है। ये क्या हो गया, अमूर्त, ठीक है। तो ये मूर्त अमूर्त में अंतर समझे। हाँ, मूर्त विषय का संबंध भौतिक जगत से होता है, जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम जो अनुभव करते हैं, उसका विषय किससे है, संबंध किससे है, मूर्त से। और जो विचारों से, भावनाओं से, मानसिक जगत से संबंध जिसका है, ठीक है, जिसमें सोचने की कला, विश्लेषण की क्षमता, प्रस्तुतिकरण की क्षमता आपकी देखी जाती है, वो है अमूर्त विषय। और वाकई निबंध की परीक्षा के लिए सबसे स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, मूर्त या अमूर्त, अमूर्त। उसी से आपकी क्षमता का पता लगेगा। अमूर्त में तो जीएस का रिपीटेशन हो जाएगा, जो बीपीएससी के चेयरमैन ने बार बार कहा, मतलब छूटते ही पहला ही लाइन कि जीएस का एक्सटेंशन नहीं है। उनका विजन क्लियर है, आप अपना विजन क्लियर कीजिए,
उनका विजन क्लियर है, आते ही सबसे पहली बार बोल दिया यह जीएस का एक्सटेंशन नहीं है, उसके लिए GS1 और 2 है ही, ये भी बोल दिया है। ठीक है, तो दोनों में अंतर हम लोग समझ लें, लेकिन हो सकता है मूर्त से पूछ दे। इससे पहले जो बीपीएससी के चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था जैसे बिहार पर फोकस है, जैसे बिहार बाढ़ से हम पूछ लेंगे। इस बार वो सब नहीं कहा, इस बार छुटते ही कह दिया ये जीएस का एक्सटेंशन नहीं होगा। क्यों कहा जानते हैं? बहुत लोगों ने पूछा होगा कि एसए में जो आप पूछ रहे हैं वो तो जीएस ही होगा, जैसे आप बाढ़ से पूछ रहे हैं तो बाढ़ से तो जीएस में पूछा ही जाता है ना? है प्राकृतिक आपदा से पूछा गया कई बार, तो इनको दिमाग में आया होगा, वो तब घबरा गया तो इस बार आते ही कह दिए जीएस का एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं हम। कोई कहा भाई फायदा क्या हुआ आपको? बाढ़ से पूछिएगा, सूखा से पूछिएगा, राजनीति में जाति से पूछिएगा, जयप्रकाश नारायण पर पूछिएगा, फायदा क्या हुआ? इसलिए आते ही कहा फायदा, देखो फायदा कितना होता है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? भौतिक जगत से। किसका? अब लिखते जाइए, इसका संबंध भौतिक जगत से है और इसका संबंध मानसिक जगत से, कल्पना से। इसमें भी हम लोग कल्पना करते हैं, लेकिन इसमें मूर्त रहता है, जो विषय रहता है उसे मूर्त तरीके से जुड़ा रहता है। समझ में आई बात? ठीक, इसका संबंध मानसिक जगत से, जो बात कर रहे हैं चले जाइए बाहर। मानसिक जगत से है, चिंतन से, कल्पना से, कल्पना, चिंतन, भावों पर आधारित। इसका संबंध दृश्य जगत से, दृश्य वस्तुओं से है, और जबकि यह चिंतन और विचारों पर आधारित है। इसमें किसका क्षेत्र सीमित होगा? इसका, इसका असीमित। अब देखिए खटखट समझने लगे ना, पहले दिमाग में चल, मूर्त अमूर्त क्या होता है, कोई बताया होगा तो दिमाग में चल रहा होगा। इसका क्षेत्र सीमित, इसका क्षेत्र असीमित होता है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? ये पांचों ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियां कितनी है? से जो अनुभव होता है या जो जानते हैं उसकी प्रस्तुति इसमें होता है, और इसमें केवल विचार का विषय है।
ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें जो है इसमें नॉलेज चाहिए, इसमें मूर्त में नहीं, ज्ञान की, नॉलेज की, जानकारी की जरूरत, और ये आपको तैयारी के दौरान ही मिल जाता है। किसकी तैयारी? जीएस की और ऑप्शनल की तैयारी के दौरान। इसका आयाम आप खट से खोज लीजिएगा, नहीं, सामाजिक, राष्ट्रीय, मूर्त चिंतन पर आधारित विषय ही ना वहां पर है, कहा? यूपीपीएससी में। उसमें स्पष्ट दिया ना, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान एवं पर्यावरण, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, जेंडर बेस्ड, लैंगिक, यह सब मुद्दा रहेगा। ये इसमें क्या है? इसमें ज्ञान की जरूरत है, इसमें ज्ञान की जरूरत है, लेकिन ज्यादा विश्लेषण, सोचने की कला, प्रस्तुतिकरण की कला। इसमें तो टू द पॉइंट, जैसे पूछेगा कृषि कानून, तो कृषि कानून में क्या क्या है पूछा ना यूपीपीएससी, कृषि कानून, राजनीति में जाति, सीधा लिख सकते हैं। प्रस्तुतिकरण की दिक्कत उसमें उतना नहीं होगी, जीएस में आप पढ़े रहते हैं, सारा डायमेंशन लिख दीजिए। इसमें प्रस्तुतिकरण की परीक्षा होगी, कैसे आप बांध के लिखते हैं किसी अमूर्त विषय पर। तो ये जो है, इसमें ज्ञान की जरूरत तो है ही, ऐसी नहीं है, इसमें भी ज्ञान की जरूरत है, जानकारी की जरूरत है। अब प्लस क्या? अनुभव, विश्लेषण क्षमता, सोचने की कला, और प्रस्तुतिकरण यानी प्रस्तुत करने की शैली। इसमें थोड़ा सा दार्शनिक होगा, ये दार्शनिक टाइप का, थोड़ा सा अपेक्षाकृत जटिल होगा, होता नहीं है। अपने जीवन अनुभव से जोड़ने की कला केवल सीखना है इसमें, बस, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़े। अब इसमें देखें मूर्त विषय की विशेषता क्या होगी, उसके संबंध में मैंने बताया। अब कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे मूर्त विषय का उदाहरण तो अब यूपीपीएससी में भी देख लिए, यहां भी देख लिए, यहां एक बार फिर देख लेते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब यहां पर अमूर्त विषय जो है, इसके लिए यूपीएससी चाहती है कि आप फिलोसफिकल विषय पर लिखना है तो फिलोसफिकल तरीके से मत लिखिए, दार्शनिक तरीके से नहीं। ठीक है, किसी दार्शनिक ने क्या कहा, क्या खंडन किया किसने, वगैरह वगैरह, वो नहीं, अपने जीवन अनुभव से, वर्तमान परिवेश से, वर्तमान प्रसंग से जोड़ करके। रूसो ने कभी कहा प्रकृति की ओर लौटो, तो आज के समय से जोड़ के आप बताइए क्यों प्रकृति की ओर लौटो? प्रकृति की ओर लौटो क्यों कहा? आज के जीवन से जोड़ के। ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण हो गया, समाज से कैसे जोड़िएगा? प्रकृति की ओर लौटो।
सामाजिक संदर्भ में क्या मतलब होगा प्रकृति की ओर लौटो? स्वास्थ्य, शिक्षा प्रकृति से मिलती है। हाँ, प्रकृति से मिलती है। प्रकृति भेदभाव नहीं करती है। सूरज चांद भेदभाव नहीं करता है। गंगा नहीं कहती है कि तुम मुसलमान हो अपने मत आओ। गंगा सबको बराबर का ये हिस्सा देती है। पेड़ का फल जो है वो जाति नहीं देखता है, धर्म नहीं देखता है, क्षेत्र नहीं देखता है, राष्ट्र नहीं देखता है, रंग नहीं देखता है, ब्राह्मण और शूद्र नहीं देखता है। हवा, तो प्रकृति हमें सीख देती है प्रकृति की ओर लौटो। अब प्रकृति मतलब नेचर, आपका भी नेचर। आप अपने नेचर को छुपा के रखते हैं, दोहरापन होता है। टीचर के प्रति रिस्पेक्ट है, पिता के प्रति रिस्पेक्ट है, लेकिन अंदर खौल रहे हैं। कब वो गुबार बाहर निकलेगा? पिताजी कह दिया, अरे किस लड़की के साथ तुम घूम रहे थे, किस लड़के के साथ घूम रहे थे, आज से जाना बंद। अब टाइम तो दिया हुआ है। तो ये क्या है? दोहरापन। आपका जो ओरिजिनल चेहरा है उसको छिपाने का प्रयास करते हैं कॉस्मेटिक्स में, तड़क भड़क में। मुझे उससे क्या होता है? चर्म कैंसर। कई फिल्म स्टार का को सुनते होंगे, इतना डाइटिंग, इतना डॉक्टर की निगरानी में दिन रात रहना, तब भी हार्ट अटैक हो जाता है, कैंसर हो जाता है। दिखावा का जीवन। प्रकृति की ओर लौटो। राजनीतिक संदर्भ में प्रकृति की ओर लौटो का मतलब क्या हुआ? प्रकृति ईमानदारी सिखाती है भाई। कुत्ता भी वफादारी की रोटी खाता है तो शान से खाता है, चोरी की रोटी खाता है तो 3 घर छोड़ के। तुम भी तो वफादारी की रोटी खाओ, देश से गद्दारी मत करो, भ्रष्टाचार मत करो। तो प्रकृति की ओर लौटो का ऐसे सोचना पड़ेगा। अब रूसो ने कहा तो उस मार्क्स ने क्या कहा, वॉल्टेयर ने क्या कहा, मोंटेस्क्यू ने, वो नहीं चाहिए यूपीएससी को। अपनी बात कहिए, वही भगवान बुद्ध वाला। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? आप अपनी कहिएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, आप जाके फिलॉसफी मत उठाइएगा और साइकोलॉजी मत उठाइएगा, ठीक है? सारा फिलॉसफी साइकोलॉजी यहां हम सिखा देंगे आराम से। इसके बाद हम और उदाहरण कुछ देख लेते हैं। मूर्त। कौन भाभी भाभी कर रहा है? हाँ, मूर्त अमूर्त। मूर्त में आप बचपन से ही शुरू किए होंगे। सबसे पहले लिखे होंगे गाय हमारी माता है। हर एक इंडियन बच्चा सबसे पहले कलम उठाता है निबंध लिखने के लिए। क्या? गाय। गाय एक घरेलू पालतू पशु है, इसके 4 चौपाया जानवर है, यह दूध देती है, ठीक है? गाय हमारी माता है, कुछ नहीं समझ में आता है। एक छात्र ने लिख दिया अति परीक्षा वाला पुस्तक में, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, कुछ अंक जरूर दे दीजिएगा। शिक्षक ने लिखा बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। ये सब जाने देना। तो मूर्त विषय बचपन में क्या लिखे थे? गाय। अमूर्त विषय बचपन में लिखे थे? लिखे जरूर। आप बोलिए। अमूर्त विषय जो विचारों पर, कल्पना पर लिखे हुए जरूर। इफ आई वेर ए प्राइम मिनिस्टर, काश में प्रधानमंत्री होता, लिखे थे कि नहीं? है? तो क्या हो गया? अमूर्त विषय। तो अब क्यों भारी लग रहा है? अब काश में प्रधानमंत्री होता तो अपनी बात न रखिएगा। आज अगर लिखने के लिए कहा जाए काश में प्रधानमंत्री होता, क्या लिखेगा? पूरा एकदम सामाजिक क्षेत्र में ये करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में ये करेंगे, राष्ट्रीय क्षेत्र में ये करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर ये करेंगे, ठीक है? सर के लिए भी ये तो अमूर्त में क्या? काश अगर मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं प्रधानमंत्री, इफ आई वेर ए प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वेर ए प्राइम मिनिस्टर।
काश में प्रधानमंत्री होता। बचपन में लिखे, अब अमूर्त से भय नहीं लग रहा है? अरे कुछ भय खत्म हुआ। अमूर्त अमूर्त। कल अनिकेत पूछ रहा था सर कैसे पूछेगा, जब वो नहीं पूछेगा तो पूछेगा क्या। हम इसको बोले तुम मगही से हो, मगही वाला 10 तो कहावत बताओ, अब याद ही नहीं है। कहावत कह दिए क्या? अब देखो लिखना पड़ रहा है, इसे जुबान पढ़ना चाहिए। क्या? हाँ एक मिनट, नाइकी बहुरिया ठुमकत जाए। एक मिनट, नाइकी बहुरिया ठुमकत जाए, इसको राजनीतिक क्षेत्र में क्या कहिएगा आप? कैसे नया नया नेता कुछ नहीं समझता है, सीधे गांधी जी की आलोचना पर उतर आता है। नाइकी ऐसी ये है अमूर्त। अब लग रहा है अमूर्त भारी नहीं ना, ऐसे ही पूछेगा। आगे बोलो जी। इसको बहुरिये पर नजर गया। हर बड़ी ब्याह कनपट्टी सिंदूर, हर बड़ी ब्याह कनपट्टी सिंदूर। जैसे लालू यादव ने कहा था, अलायंस जो हुआ था बीजेपी और ये वामपंथी लोग एक स्टैंड पे आ गए थे एक बार, तो उसी में उन्होंने कहा था हर बड़ी ब्याह कनपट्टी सिंदूर। अब वामपंथियों को लक्षित करते हुए संसद में कहा था तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। यहाँ गैर किसको कहा? बीजेपी वालों को। एक और गीत कहा था उन्होंने, ये अध्यक्ष महोदय, एक गीत था 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा। तो हम अपने वामपंथी साथियों को कहते हैं 4 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। लालू जी अमूर्त विषय पर निबंध लिखेंगे, शानदार लिखेंगे। उनकी सोचने समझने विश्लेषण की क्षमता कमाल की है, कमाल की। परिस्थिति को भांपने की क्षमता, सामने वाला क्या कह रहा है, क्या कहना चाहिए हमको, बहुत ही अद्भुत क्षमता है। हमारे माननीय लालू जी की है, नरेंद्र मोदी की भी है, मुलायम सिंह भी गजब क्षमता वाले थे, ठीक है, रामविलास पासवान भी, ये सब जमीन से उठे हुए थे ना, ठीक है, जबरदस्त क्षमता थी सामने वाले को समझने की, तभी अपने अपने क्षेत्र में काफी सफल रहे। भले आप राजनीतिक रूप से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी योग्यता देखिए कहां से कहां तक, और फर्श से अर्श तक। तो ये है। इसके बाद ये जैसे आप बहुत सारा सब्जेक्ट दे सकते हैं मूर्त में, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति में जाति, नारी सशक्तिकरण, ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं। अमूर्त में जो पूछा गया है, काश यौवन जानता, काश बुढ़ापा सक्षम होता। दशरथ माझी तो सक्षम रहे अंतिम तक, जब तक पहाड़ खोद नहीं दिया, नहीं रहे। उनकी क्षमता गजब की थी। 22 साल अपने जीवन का पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया। प्रेम इसको कहते हैं। जैसे अब एक बार पूछा, महिमा की राहें मृत्यु तक जाती है, महिमा की राहें मृत्यु तक जाती है। महिमा मतलब होता है दिखावा, फिजूल खर्ची, यही ना महिमा मंडन। तो जब आप किसी का महिमा मंडन करते हैं तो क्या होता है? फूल के कुप्पा हो जाता है। वो अपने में सुधार करेगा ही नहीं, सोचेगा हम बहुत जानते हैं, बस उसके विकास की संभावना खत्म। महिमा, दिखावा, दिखावा कीजिएगा तो क्या होगा? सारा संपत्ति खत्म। नहीं समझे? हाँ, तो
तो इसमें कैसे, काश यौवन जानता, काश बुढ़ापा सक्षम होता, कैसे लिखेगा? काश यौवन जानता तो क्या होता भाई? सामाजिक क्षेत्र में बेरोजगारी नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। समझ आई बात? जानेगा तो हम हमारे देश को जनांकी के लाभांश मिलेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, ऐसी सोचना है। बुढ़ापा सक्षम होता तो क्या होता? पॉजिटिव ग्रोथ रेट हमारा और बढ़ता, ऊर्जा रहती और कम होता, बोझ नहीं होते, समझे, अनुभव की अधिकता होती। अब चलिए दूसरा पहलू, काश यौवन जानता। दूसरा पहलू क्या, यौवन जानता नहीं है? आज तो युवा लोग ही बहुत मामलों में ज्यादा जानते हैं। 5G का नॉलेज, मोबाइल का, सुपर कंप्यूटर का, कंप्यूटर का, रोबोटिक्स, ठीक है। अब बुढ़ापा सक्षम होता, मतलब बुढ़ापा सक्षम होता है कि नहीं? आज तो डायबिटीज, बीपी, आंख घिस गया, उसका भी इलाज है ना? किडनी भी लालू जी का ट्रांसप्लांट हो गया, फिर से सक्षम हो गए सरकार को पलटने के लिए। नहीं, अभी तो पलटेंगे नहीं, अभी तो अपनी ही सरकार है। तो ये है, हर पहलू से सोच के लिख देना है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। गांधी जी तो बुढ़ापे में ही उन्होंने यौवन जैसा नारा दिया, भारत छोड़ो। अब बात और नहीं करेंगे, बात करेंगे तो केवल आजादी की बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। और इतिहास में चलेंगे। भीष्म पितामह, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक हुआ। अकेले भीष्म पितामह कितने दिनों तक लड़ते रहे? 11 दिन तक। सबसे ज्यादा सक्षम तो वही दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग अमूर्त विषय पर कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, कुछ बोलिए ना। हाँ, जबरदस्ती नहीं ना बोल रहे हैं। चलिए आगे। जैसे एक बार पूछा, परंपरागत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती। ये है मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त का क्या होता है? मूर्त में क्या है? मूर्त पे जब लिखिए तो क्या कीजिए? परिचय दे दीजिए, तात्पर्य दे दीजिए, परिभाषा दे दीजिए। उसके बाद आयाम देखिए, यही भूमिका हो गया। उसके बाद आयाम देखिए, ठीक है, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कारण, परिणाम, सकारात्मक, नकारात्मक, निष्कर्ष। मूर्त में लिखना आसान होता है। और ये सब लिखने के लिए ब्रेन स्टॉर्म कीजिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग। एकदम रफ में जो भी विचार आए सोचने दीजिए मन को, लिखते जाइए सारा विचार। और अंत में देखिए कौन कौन विचार जो लिखे हैं हम कारण में है, कौन परिणाम में है, कौन भूमिका में जाएगा, कौन निष्कर्ष में जाएगा। नहीं समझे? मन तो ऐसे ही सोचता है ना। ओशो रजनीश है, वो कहते हैं मन को कंट्रोल मत करो, मन नियंत्रित होने वाला नहीं है। मन का प्रबंधन करो। मन रूपी नदी बह रही है, उसे डूबना नहीं है, उसके किनारे बैठकर देखना है। नहीं समझे? जो आ रहा है सब लिख दीजिए, उसके बाद किनारे में बैठकर समेट के सजा लेना है। इस असीम क्षमता है इसमें। अरे यही तो गुरुत्वाकर्षण से न्यूटन को समझाया, सेब इसलिए गिरा तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। यही तो रोबोटिक्स लाया, यही तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया।
ठीक है, इसी आधार पर विवेकानंद ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा। समझ आई बात? तो इसको सोचने दीजिए, करने दीजिए, प्रबंधन कीजिए। मन तो आएगा, मन बहुत कुछ आता है, क्या करे, क्या खाए, क्या पिए, करना क्या है? प्रबंधन करना है। समझ में आई बात? प्रबंधन यानी मन जो कहे उसको करना नहीं है, प्रबंधन करना है। जैसे प्रबंधन में जैसे कभी क्रोध करने का मन हुआ, आपको क्या करना है? कर देना है, दौड़ जाइए या चलिए उसी में लिख डालिए 10 पेज, अपने आप क्रोध खत्म हो जाएगा। जाके मिठाई खा लीजिए, रसगुल्ला, ठीक है। या कोई गाली देता है तो सीधे कहिए कि गाली हमको एक कुछ जचा नहीं, थोड़ा और बढ़िया गाली दो लेकिन हमको लेना नहीं है तुम्हारा गाली। कोई कुछ दे रहा है, आप लीजिएगा तब ना, तुम्हारा गाली तुम्ही को मुबारक। समझ रहे? हाँ, नहीं वो गाली दिया और आप भी हो गए। एक सोशल मीडिया पर देखे थे, कृष्णा कहते हैं राधा से, कृष्णा ये बताइए क्रोध क्या है? तो कृष्णा कहते हैं दूसरे की गलती की सजा खुद को देना ही क्रोध है। दूसरा कोई कुछ कह दिया गाली देके या कुछ अपमान करके चला गया, अब घोट पी रहे हैं एकदम 4 दिन तक 10 दिन तक एकदम उबल रहा है अंदर से, एक दिन विस्फोट। हाँ, तो बताए तो महिमा की राह मृत्यु। तो ये क्या है लिखा हुआ? दिखावा। जब दिखावा कीजिएगा तो क्या होगा? खत्म। समझ आई बात? और महिमा मंडन जब किसी का होता है तो उसमें अहंकार पैदा होता है और अहंकार नाश का कारण बनता है, विनाश की सीढ़ी। ठीक है, महिमा की राहें मृत्यु तक जाती है। समझ आई बात? जब लोग पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं, बड़े पद पर चले जाते हैं, आम लोगों से जुड़ना छोड़ देते हैं, तो जब रिटायर्ड होते हैं तो उनका जीना दुभर हो जाता है। नहीं समझे? उनका जीना दुभर हो जाता है, तब समाज में कोई महत्व नहीं देता है। तो वो जिस दिन रिटायर्ड हुआ उसी दिन मर गया। ठीक है, आप रिटायर्ड आईएएस है, रिटायर्ड सीएम है, रिटायर्ड कमिश्नर है, सबकी स्थिति कैसी होती है? जैसे बल्ब के फ्यूज होने के बाद सब डस्टबिन में जाता है, चाहे सूर्या कंपनी का हो या फिलिप्स कंपनी का हो या और कौन है जी, उषा का, सबका स्थान कहाँ है? हाँ, हमको तो हंसी लगता है, लोग लिखते रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड भाई अब रिटायर्ड कौन चीज, अब तो कुछ नहीं रहे। और समाज से जुड़े रहिएगा, आवाम से जुड़े रहिएगा, आम लोगों के दुख दर्द से जुड़े रहिएगा, मिलनसार रहिएगा, कभी रिटायर्ड नहीं होइएगा। काम करने के लिए बहुत है, दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, थोड़ा मिल के रहिए, सबसे मिलिए, क्योंकि सबका महत्व है। किसी को छोटा मत समझिए, कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है, किसी को बड़ा भी नहीं समझना है। ठीक है, ना किसी को छोटा समझना है। समझ में आई बात? अपने आप को समझिए, आई एम यूनिक इन दिस वर्ल्ड बट आई एम नॉट ग्रेटर देन एनीवन। आई एम सिंपल पर्सनैलिटी, आई एम सिंपल पर्सन। बस कहीं आईएएस बनकर डिप्टी कलेक्टर बनेगा, एकदम दिखाने लगते हैं कि हम है कुछ विशेष। ये कब तक है भाई? और जो जिंदा होता है उसमें विनम्रता होती है, हमेशा याद रखिएगा। एक कहावत है, जो जिसमें झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़न तो मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दा झुक ही नहीं सकता, उसको खड़ा कीजिए खड़े रहेगा, बैठा उसको कोई हलचल ही नहीं होता है। तो अमूमन जो अधिकारी या बड़े बड़े पद पर जाते हैं चुपचाप वैसे रहेंगे। आप देखे हैं रोबोट की तरह अपने को दिखाएंगे, और आम आदमी एकदम हंसी मजाक कर रहा है, खैनी लेटा रहा है, सिगरेट पी रहा है, बैठा रहा है, इधर उधर खोज रहा है एकदम जिंदा दिल ही रहता है। जिंदा दिल ही जिया करते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे। तो महिमा की राह मृत्यु तक समझ रहे हैं?
इसको हर एक क्षेत्र में ले जाना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में महिमा मतलब दिखावा, फिजूल खर्ची करते हैं इलेक्शन में। ये किया श्रीलंका, आर्थिक संकट आया, आर्थिक रूप से मृत हो गया ना। नहीं पढ़े, एक श्रीलंकाई संकट का कारण पढ़े रहे थे ना, लोक लुभावन वादा। हमारे यहाँ भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनावी घोषणा आप करते हैं और मुफ्त में बिजली पानी वगैरह कुछ भी देने का वादा निभाते हैं, तो आपको बताना होगा कि वो कहां से आएगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के फिस्कल कंडीशन पर, है ना। ये प्रस्ताव है कि इस तरह की बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा, वो आप लोग पढ़ा ही थे। तो ये है, इसका तो लिखना बहुत आसान। इसमें क्या है, इसमें आपको की टर्म पहचानना पड़ेगा, की वर्ड्स या टर्म पहचानना पड़ेगा। जैसे महिमा और मृत्यु। मृत्यु मतलब क्या? मरना, अंत हो जाना, समाप्त हो जाना, नाश हो जाना, विनाश हो जाना, यही ना है मृत्यु। मतलब खाली मर गया, वही बहुत चीज का मृत्यु होता है। महिमा मंडन करना, प्रशंसा करना, दिखावा करना, फिजूल खर्ची करना। ठीक है, नकली पढ़ना है। ये हुआ कीवर्ड। और कीवर्ड का उसके बाद सबका अर्थ निकालिएगा। जैसे ही अर्थ निकालिएगा तालमेल जुटना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी अर्थ निकाले ना, यौवन मतलब क्या? सक्षम होता है। बुढ़ापा सक्षम नहीं होता है। अब सोचिए, यौवन सक्षम होता है तो क्या क्या हो सकता है? दिमाग मारेगा। बुढ़ापा सक्षम होता है तो क्या क्या हो सकता है? यौवन जानता नहीं है, जानता तो है। इसका यौवन जानता, उसका निगेटिव पहलू भी है। यौवन जानता तो उसका निगेटिव पहलू भी है। युवा अगर जान लेगा कि प्रेम करने के कई खतरे हैं, तो प्रेम हमारे समाज से उठ जाएगा। नहीं समझे? जीवन में सरसता नहीं रहेगी। कुछ गलतियां होती है, बहुत अच्छी लगती है। कुछ गलतियां होती है, कुछ गलतियां होनी ही चाहिए। अब कौन सी गलतियां आप सभी लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो दिल है कि मानता नहीं। तो जहां दिमाग नहीं लगे, क्या लगना चाहिए? दिल। तो अगर जान जाएगा युवा तो दिल तो खत्म। एक सुबह ही खाना है। बागेश्वर धाम के तर्ज पर वो बताती हैं कि दूसरे को देखकर उसके मन में क्या चल रहा है, ये बोलने की कला, ये कला है, चमत्कार नहीं है। एक सुबह ही खाना है शायद। सुहानी। तो उसके उनके बारे में पढ़ा मैंने कि 33 साल की हो गई, अभी तक विवाह नहीं हुआ। अब क्यों नहीं विवाह हुआ? तो लोग अंदाज लगाते हैं, अब जो हो, लेकिन वह जो पढ़े उसके अनुसार कि जो भी लड़का जोड़ना चाहता है, या ये जिस लड़के से जोड़ना चाहती हैं, तुरंत पढ़ लेती है इनके मन की बात। मन की बात पता चल जाता है तो लगता है अरे ये दिमाग लगा रहा है मेरे में, इसको लगाओ हमसे। परिणाम है कि अब लगाओ वाला कोई मिले तो ठीक है, और 100% लगाओ वाला जल्दी मिलता नहीं है, वो तो धीरे धीरे होता है। ठीक, तो कीवर्ड्स टर्म का क्या करना है? अर्थ बहुत जरूरी है। फिर क्यों यह विषय पूछा गया? वाई, व्हाट, हाउ, विभिन्न आयाम, और इस सब में ब्रेन स्टॉर्म करना है। क्या करना है? ब्रेन स्टॉर्म। ये सब ब्रेन स्टॉर्म में होगा। और एग्जाम्पल जरूर, इसमें एग्जाम्पल से ही, अभी तक जितना समझा रहे थे किससे? एग्जाम्पल में जाइए। और लास्ट में क्या होना चाहिए? और अंत में सुनियोजित तरीके से प्रस्तुत कर। ब्रेन स्टॉर्म इसमें भी करना है, ब्रेन स्टॉर्म इसमें भी करना है। ब्रेन स्टॉर्म समझ गए ना? क्या लिखने का तरीका क्या? पहले कुछ विषय को पढ़िए 2-3 मिनट तक, 4 मिनट तक, उसका ब्रेन स्टॉर्म रफ पर पूरा लिखिए एकदम। उसके बाद
अरेंज कीजिए डायमेंशन में। आप जहां 10 से 20 अमूर्त पर कर लीजिएगा, एकदम इतना आसान लगेगा ना, सोचिएगा कि यही तो सबसे आसान है। नहीं समझे? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे पहले गाड़ी चलाते हैं, जैसे हम ही गाड़ी चलाते थे तो पुल पर चढ़ते तो लगता था कहीं गिर न जाए, ऐसे देखते थे गियर कहाँ है, क्लच सामने पर ध्यान नहीं है, गियर पर 1 में मारे कि 2 में। अभी हाथ पैर अपने काम करता है, गियर क्लच। तो प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा ना, बिना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पीसी सरकार ने कहा, पीसी सरकार से एक पत्रकार ने पूछा, पीसी सरकार बहुत बड़े जादूगर थे, सब बहुत है या नहीं, जादूगर थे, तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप ट्रेन को भी गायब कर देते हैं, ये कैसे, रहस्य क्या है? उन्होंने कहा 3 रहस्य है। क्या? फर्स्ट प्रैक्टिस, सेकंड प्रैक्टिस, थर्ड प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस। बागेश्वर धाम प्रैक्टिस, सुहानी खान प्रैक्टिस, बस इतना बढ़िया मोदी बोलते हैं प्रैक्टिस, लालू बोलते थे प्रैक्टिस, सब क्या है प्रैक्टिस, और मैं भी प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये अभी समझिए, वो जैसे हर एक ऐसे में भूमिका होता है, वो ट्रेलर होता है, उसमें इस तरह लिखना चाहिए। ट्रेलर में क्या होता है? ट्रेलर इस तरह दिया जाता है कि हाउसफुल होना चाहिए, और ट्रेलर बता देता है हाउसफुल होगा कि नहीं, एकदम अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब वो बार वो श्वेत धूम्रदंडिका वाला वर्ड और यूज करना है। ठीक है, कोई शानदार कोटेशन हो या कोई शानदार कहानी हो, घटना हो, प्रसंग हो, रिपोर्ट हो, ठीक है, उससे शुरू कीजिए। भूमिका को 5-6 तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। देखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम दोनों को, इतना महत्वपूर्ण बोल रहे हैं, आपस में बतिया रहे हो, जा रहा है तो तुम सुनो ना इधर। हाँ, जाने वाले को कौन रोक सकता है? तुम अभी 6:30 तक बैठो, 7:30 बजे तुम्हारी गाड़ी। 6 तक रहो। तो ये है, खैर वो तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, सुन लेना, लेकिन रिकॉर्डिंग आप लोग जाके बार बार सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, जितना सुनते रहिएगा उतना परफेक्टनेस आएगा। हम एक भी उदाहरण, एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं बोले हैं, सारा चुटकुला, शायरी वगैरह सब कुछ आप लोगों को समझाने से जुड़ा हुआ ही है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे किस पर? विषयों की विविधता। अभी एक ही पॉइंट आया है। यूपीएससी में कितना पॉइंट क्रिएट किए थे निर्देश में? 5। अभी कैसे आया है? एक ही। इसलिए बोले ना, 5 लाइन वो दिया है, पूरी दुनिया, पूरे भारत को ये लीड करने वाले प्रशासन में आईएएस बनाती है यूपीएससी। 4 ही लाइन लिखी है, 4 वाक्य, जरूर कुछ ना कुछ बात है। कितना बात है समझ गए ना? समझ में आ रहा है? और यूपीएससी के चेयरमैन क्यों कह रहे थे जीएस का एक्सटेंशन नहीं है, ये भी कह दिए, वो उसके लिए तो जीएस 1-2 है ही, मतलब बार बार कहना चाह रहे थे। ये इनका इंटरव्यू भी जो है ना, वो भी जाके आप लोग 2-3 बार सुनिएगा, देखिएगा कितना फोकस दे रहे हैं। अब बोलने में भी, टोन में भी है, एक होता है ना बोलना, और टोन से बताया जाता है, समझ में आता है कि किस बात पर जोर दिया गया है। तो ये है। उसके बाद ये हो गया। अब इस पर और भी जब बैच चलेगा तो और भी विस्तार से बात होगी। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये फिर चलते हैं, हाँ, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अंग्रेजी में क्या है? टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट, क्लोजली टू द सब्जेक्ट। और उसमें कह रहा है सब्जेक्ट ऑफ एसे, टू अरेंज दियर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन, सुनियोजित तरीके से व्यक्त करने के क्रम में आप विषय पर केंद्रित रहिए, भटकिएगा इधर उधर नहीं। ठीक है, तो दूसरा आइए, विषय पर ही केंद्रित रहे। फिर चलते हैं।